हाँ जी भाई लोगों एंड बहन लोगों, वेलकम अगेन जी 11th क्लास। तो बेटा लास्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो हमने खत्म किया, चैप्टर खत्म किया, यूनिट अभी चल रही है बेटा। यूनिट तो फोर्स है, उसके दो पार्ट हैं, एक हमने बोला था लॉज ऑफ मोशन वाला और एक फ्रिक्शन वाला जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन वाले हमने किया काम, और ये बात अच्छी रही कि आप लोगों ने वर्कआउट भी किया। बेटा देखो, काम कर लिया, टॉपिक कर लिए, लेकिन जब तक उसका वर्कआउट नहीं किया तब तक बात नहीं बनने वाली। तो यू हैव टू डू वर्कआउट। वर्कआउट मीन्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। फोर्स वाले चैप्टर से अपना फ्लो बन गया, न्यूमेरिकल्स वाला हमने खूब किए, सारी असाइनमेंट एंड तक, कनेक्टेड मोशन, ये वो, डब्बे वाले, रस्सी वाले, कई तरह के क्वेश्चंस किए, वो करने पड़ेंगे, अभी और भी मिला करेंगे। लेकिन जितने बेटा आपको दे रहे हैं बीच में, जो आपकी असाइनमेंट्स लगी हुई हैं नोट्स के साथ, वो मैंडेटरी है, वो करनी ही करनी है। फर्स्ट स्टेज में हम वो करते हैं कवर अप, उसी में बहुत टाइम लग रहा है। खैर सेकंड स्टेज में ये जब एक बार सिलेबस थोड़ा सा कवर अप होने की ओर बढ़ गया, फिर दोबारा रिवीजन में जब लगाएंगे, फिर और नए न्यूमेरिकल्स देंगे। तो जितना काम आपने किया, आप लोगों को बहुत बहुत वेरी गुड मिलता है भाई हमारी तरफ से। इतना का काम तो अब हमने कर कर चलना ही है। आप मतलब डिसाइड करके रखो कि जितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, जितनी असाइनमेंट्स आ रही हैं, उतने हम निपटा के चलेंगे। फ्रिक्शन पे भी हैं अपनी डीपीपीस, जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा साथ के साथ निपटाते जाना, तो पेंडिंग वर्क आएगा ही नहीं, अपना काम बढ़िया चलता रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन। बेटा फोर्स का ही पार्ट है, फोर्स ही है, ईजी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं इस पे। तो आज इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी रहेंगे हम। फ्रिक्शन आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही हुआ है। अगर मैं वैसे ही पूछूं किसी से व्हाट इज फ्रिक्शन, तो आंसर आप दे ही दोगे। वही सिंपल सी बातें कि बेसिकली फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है जो कि अपोजिंग नेचर का है। अपोजिंग नेचर मतलब ये मोशन को ना अपोज करेगा। फ्रिक्शन के कारण मोशन क्या होता है, अपोज होता है। तो सबसे पहली बात वही कि व्हाट इज फ्रिक्शन अगर मैं पूछूं तो यही बोलेंगे ना, इट इज अ फोर्स। फोर्स है, वही इसकी यूनिट होगी न्यूटन डायन। तो इट इज अ फोर्स, जिससे मर्जी डिनोट करो। मैं इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया करूंगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे ना, तो दोनों तरह के फोर्सेस आएंगे। जो मेन फोर्स कोई अप्लाई कर रहा है वो भी आएगा, बीच में फ्रिक्शन लग रही होगी, तो फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रखा हूंगा। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल आते थे उसमें साफ साफ बोल दिया जाता था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जी, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है। भाई तब फ्रिक्शन पड़ी ही नहीं थी, तो फ्रिक्शनलेस ही लेनी पड़ता था। अब फ्रिक्शन पढ़ ली ना भाई, अब इसके बाद जब क्वेश्चन वोश्चन आएंगे तो उसमें बकायदा बोला करेगा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, यानी फ्रिक्शन भी लेनी पड़ा करेगी। ये पढ़ लिया तो लेनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, छोटे एफ से इसको नोट करेंगे। एक और बात अभी हमने की, इट इज अ फोर्स ऑफ अपोजिंग नेचर। ओके, अपोजिंग नेचर मतलब इट अपोजेस relative motion between two objects या between two surfaces। यार ये दो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये कोई प्लेन है मान लो, ओके भाई, फ्रिक्शनलेस नहीं है। अब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगी। मैंने इस पे फोर्स लगाया धक्का मारने के लिए, तो इसको इधर ले जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बीच में नीचे एक फोर्स डेवलप होगा जो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज इट्स मोशन, इसके मोशन को अपोज करेगा। ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है बेटा, ये क्या है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो अपोजिंग नेचर का। अच्छा एक और बात, इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट होगा तभी फ्रिक्शन आएगी, कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन कहां से आएगी। तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कह सकते हैं, इट इज अ
कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरी बात मैंने बोली कॉन्टैक्ट फोर्स। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं भूल ही जाऊंगा बोलते बोलते। अपना नोट्स वोट्स तुम्हें दिए हुए हैं, उसमें पढ़ा करो। कई चीजें ना पढ़ने से ही पता लगती हैं, मिस ही हो जाती हैं बोलते बोलते, तो पढ़ा भी करो बेटा। थ्योरी भी पढ़नी है। अच्छा न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हो आप, आपको जो नोट्स दिए हैं न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हो, थ्योरी भी पढ़नी है बेटा। लाइन टू लाइन भी चीजों को पढ़ना चाहिए। ओके, तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, एक और खास बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। आप इमेजिन करो कि तुमने फोर्स लगाया ही नहीं है। ये जो ब्लॉक है इस पे आपने फोर्स अभी लगाया ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो कि ब्लॉक मूव कर जाए, तो योर अप्लाइड फोर्स इज जीरो। तो यार जब तुमने लगाया ही नहीं है तो फ्रिक्शन तेल लेने आएगा क्या? फ्रिक्शन भी नहीं होगा। जब आपका फोर्स जीरो है तो क्या जरूरत है फ्रिक्शन को आने की? उसका काम तो मोशन को अपोज करना ना। कोई मोशन करवाना ही नहीं चाहता तो वो भी आराम से बैठा रहेगा। तो भाई जब फोर्स लगाया ही नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। जब आपका अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हुआ? जीरो हुआ। अब अगली बात सुनना, मान लो आपने इसको 1 न्यूटन का फोर्स लगाया कि ले भी मैं इसको 1 न्यूटन लगा के मूव करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो मूव ही नहीं हो रहा। आपके 1 न्यूटन को ये बॉक्स मान ही नहीं रहा, यानी वो मूव ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने तो लगाया, वो मूव ही नहीं हुआ, मतलब आपके फोर्स को किसी ने बैलेंस किया। भाई किसने बैलेंस किया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने बैलेंस किया। जैसे ही आपने 1 न्यूटन लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का लग गया पीछे की ओर, आपका फोर्स बैलेंस। तो थोड़ी देर पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था? जीरो। ओके, अभी थोड़ी देर पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो था, तुमने 1 न्यूटन कर दिया अपना फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों जीरो था? क्योंकि अप्लाइड जीरो था। यार तुमने अप्लाइड 1 किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया? 1 हो गया, तभी नहीं ना मूव कर रहा। तुमने 2 किया, तुमने अप्लाइड फोर्स 2 कर दिया, यार अभी भी ब्लॉक नहीं मूव हुआ, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया। आपने 3 न्यूटन कर दिया, यार अभी भी नहीं मूव हो रहा, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हट नहीं रहा, वो भी 3 न्यूटन हो गया। करते करते तुमने 5 न्यूटन तक का फोर्स लगा दिया, ले भैया मूव अब तो हो जा, लेकिन अभी भी नहीं मूव हो रहा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन हो चुका है। तुमने 5 किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है? 5 न्यूटन है। तुम कम करोगे, 4 न्यूटन करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 ही लगेगा, 5 नहीं लगेगा। क्योंकि अगर तुम 4 लगा रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 हो गया तो उल्टा मूव करने लग जाएगा। तो पॉइंट निकल कर यह आता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा है जी? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब ये अपनी वैल्यू को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता है ना। अप्लाइड फोर्स जीरो है तो इसका भी जीरो, फ्रिक्शन भी जीरो। अप्लाइड बढ़ा रहे हो, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मगर जब तुमने ठान ही लिया कि इसको तो मैंने मूव करवाना ही करवाना है, 5 न्यूटन से नहीं मूव होता, ले भाई 5 से भी ज्यादा ले, और ये मूव करने लग गया। मान लो तुमने 6 न्यूटन लगा दिया, ये मूव करने लग गया, तो मतलब 6 न्यूटन पे मूव कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 6 से कम रह गया, 6 से ज्यादा नहीं हो पा रहा। तो पॉइंट ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड ही लगता रहेगा, उसकी एक लिमिट होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी एक अपर लिमिट होती है। तो सेल्फ एडजस्टिंग तो है, बट इट हैज सम लिमिट। इसकी अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। उसके बाद फिर ये हाथ खड़े कर देता, कहता नहीं यार अब इससे ज्यादा नहीं होता। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक बेटा पर्टिकुलर लिमिट है। लिमिट अप्लाइड फोर्स लगाओ, जब तक तो फ्रिक्शन में दम है तब तक वो उसको रोकने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद उसकी भी बस हो जाती है, उसके ऊपर वो नहीं बढ़ पाता। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक फोर्स ही है, ऑपोजिंग नेचर का है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग है।
लिमिट भी होती है इसकी। बाकी एक दो बातें और लिखी होंगी फ्रिक्शन के बारे में, वो अपने नोट्स वोट्स में पढ़ते रहना। स्टार्ट कर रहे हैं अभी, फ्रिक्शन ही चलना है कई दिन तक। ओके, एक बात ये, उसके अलावा बेटा अगर फ्रिक्शन को कैटेगराइज करते हैं हम, मान लो फ्रिक्शन को हमने क्या किया, कैटेगराइज किया। कैटेगराइज मतलब किस किस टाइप का होता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा जिसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अनदर इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक बच्चे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुई और दूसरी क्या हुई, रोलिंग फ्रिक्शन। या स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करते हुए लेके जा रहे हो, तो यहां जो बीच में डेवलप हुआ स्लाइड का कंसेप्ट है ना, ये क्या हुई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप रोल करते हुए आगे लेके जा रहे हो, रोलिंग के साथ रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन तो देख थोड़ी बहुत ही आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट होता ही है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो आएगी ही आएगी। कम होती है फ्रिक्शन लेकिन कुछ तो आएगी। इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है। इसको कह रहे थे रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्या होगी आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। ओके, ये भी हो गया मान लो। अब पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो यहां पर कि जी जो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन है ना, इट इज मच मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में रोलिंग बहुत कम होती है, तभी तो रोलर्स लगे होते हैं हर एक चीज पे। कहते हैं कि जो पहिए का आविष्कार था ना, वो एक तरह की रेवोल्यूशन लेकर आया पूरी दुनिया में। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, एसएस में पढ़ते होते हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है, हमने एसएस हिंदी में पढ़ी है, और उसमें हमारा चैप्टर होता था पहिए की खोज। अब आपका फिर हो सकता है आपने पढ़ा हो चैप्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो भाई जो पहिए की खोज हुई, वो कहते हैं बहुत जबरदस्त खोज है। ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन आ गई, रेवोल्यूशन। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के कंसेप्ट में रेवोल्यूशन आ गई, जिसको कहते हैं क्रांति आ जाना। पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई इससे। किससे? पहिए की खोज से। अब पहिया क्या करता है भाई, वो रोल करता हुआ निकलेगा। रोल करते हुए निकलेगा तो फ्रिक्शन बहुत 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 कम हो जाएगी, मोशन बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। कार के नीचे टायर लगे हुए हैं, कार आगे दौड़ती हुई नहीं जा रही, रोल करते हुए जा रही है पहिए के द्वारा। ओके, जो सूटकेस वगैरह होते हैं उन सब के नीचे रोलर लगे होते हैं। रोल करके लेके जाओ तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं आती। भारी वाला सूटकेस भी आप खींच के ले जाओगे। जितने भी ठेला हो, गाड़ी हो, लारी हो, जो मर्जी हो, भैया सबके नीचे पहिया है। पहिए की खोज बड़ी जबरदस्त खोज है। क्यों? क्योंकि भैया रोल करके लेके जाता है ऑब्जेक्ट को। रोल करने से फ्रिक्शन क्या हो जाती है, बहुत बहुत कम हो जाती है। इमेजिन करो पहिए की खोज ही ना हुई होती, गाड़ियां घिस घिस के चल रही होती, बस घिस के चल रही होती, आप भी घिस घिस के चल रहे होते, स्कूटर को घिसा घिसा के लेकर आ रहे होते हैं। तो जो टायर वायर है, एक तो मोशन रुक जाता, ऊपर से टायर वायर सब कुछ घिस जाते फ्रिक्शन के कारण। हर 2 दिन बाद टायर बदलवाने पड़ते हैं। ओके जी। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम है, बहुत बहुत कम। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन पे ज्यादा अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम स्लाइडिंग पे आ रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसको छोड़ दिया हमने। ये बेटा हम 3 कैटेगरी में डालेंगे।
एक जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके जी। दूसरा जिसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं भाई। ओके, रोलिंग ठीक है, वो है ही है, उसको हमने छोड़ के किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम, स्लाइडिंग पे कर रहे हैं। स्लाइडिंग तीन टाइप की बोल रहे हैं हम, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनना भाई, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या कंसेप्ट है। हम यहां पर कह रहे थे कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा है जी? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ओके, ये आपके अप्लाइड फोर्स के हिसाब से क्या करेगा, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। अब यार आपका अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन, अप्लाइड कितना है 1 न्यूटन, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना है इस वक्त 1 न्यूटन। अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा ना, फ्रिक्शन तो लग रही है ना, तो इस वक्त जो भी हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, स्टैटिक है सब कुछ, कुछ नहीं हो रहा। तो जो इस वक्त फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की कैटेगरी में आ जाएगी। फ्रिक्शन लग रही है, मोशन को नहीं होने दे रही, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने 2 न्यूटन कर दिया, ये भी 2 हो गया, मोशन अभी भी नहीं हो रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने 3 किया, 4 किया, 5 किया, 5 तक मोशन नहीं हो रहा, पर फ्रिक्शन तो लग रही है ना, मोशन तभी नहीं हो रहा, फ्रिक्शन उसको नहीं होने दे रहा। तो यार 0 से लेकर 5 न्यूटन तक तो मोशन हो ही नहीं रहा ना, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई। ओके, तो क्या हो गई जी, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसके कारण मोशन नहीं हो पा रहा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगली बात, मान लेते हैं 5 न्यूटन के ऊपर अगर आपने फोर्स कर दिया, आपने अपना फोर्स 5.2 न्यूटन भी कर दिया ना, 5.1 भी कर दिया यार, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे से खिसक जाएगा। 5.1 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट धीरे से खिसकने की कोशिश करने शुरू कर देता है, और 5 पे नहीं खिसकता। इसका मतलब 5.1 न्यूटन पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नहीं बढ़ा, वो 0.1 न्यूटन तुमने ज्यादा कर दिया, 0.1 के कारण ये कोशिश हो गई, तुमने 0.2 कर दिया, वो चलने लग गया, 0.78 बढ़ा दिया 5 से ऊपर, यानी 5.7, 5.8 तक ले गए तो चलने लग गया, 6, 7, 8 न्यूटन में दौड़ने लग गया, क्योंकि फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ऊपर नहीं जा पाता। हमने बात की थी, इट हैज सम लिमिट। अब भाई जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी लिमिट पर है, लिमिट पर, उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस वक्त जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, एक क्या हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके जी, अब अगली बात सुनो, आपका अप्लाइड फोर्स 5 था, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा था, और 5 पे पूरी लिमिट आई हुई थी, 0 से लेके 5 तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, पूरे 5 पे लिमिटिंग है। अब आपका फोर्स इस वक्त 6 न्यूटन है, 6, ये 5 से ऊपर जा नहीं सकता, तो मोशन हो रहा है ना, तो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन रुका थोड़ी। फ्रिक्शन अब जितना दम है उसमें उतना तो वो लगाएगा ना, जब तक है जान तब तक तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स कम था तो इसने रोक ही दिया था यार, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया
तो फ्रिक्शन ये थोड़ी कहेगा ले यार मैं नहीं होने लगता, वो कहेगा भाई जितना दम है उतना तो मैं लगाऊंगा, 5 न्यूटन लगा सकता हूं, 5 न्यूटन तो मैं लगाऊंगा। तो मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। मोशन होने के दौरान भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, जीरो थोड़ी हो गया। वो क्या हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। अब एक पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है कि जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ना तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, लिमिटिंग से स्लाइटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं लेकिन फर्क तो पड़ता है। 0 से लेके 5 तक स्टैटिक, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 5 से कम रहेगा स्टैटिक, मूव नहीं करेगा लेकिन फ्रिक्शन लगेगी। एक बार मूव करना शुरू कर गया, ये अपनी लिमिट पे आ चुका था 5 पे, एक बार मूव करना शुरू कर गया, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ने हाथ नहीं खड़े किए हैं, वो लग रहा है, अभी भी लग रहा है, लेकिन वो 5 न्यूटन से स्लाइटली क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, 4.8 हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन हो जाएगा बेटा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है मोशन के दौरान लग रही है जो, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है, थोड़ा सा कम रहेगा। आपने कभी देखा होगा कि एक बड़ा सा बक्सा है, उसको मूव करो मूव करो मूव करो, मूव होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। एक बार चल पड़े जब, तो फिर थोड़ा सा कम जोर लगता है। एक बार स्टार्ट करने में ज्यादा जोर लगता है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर जो जोर लगता है ना आपका कम लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो भाई 3 तरह के फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। अभी जो हमने डिस्कस किया सेल्फ एडजस्टिंग, एडजस्टिंग सब बीच में आ गया। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, एग्जाम में आ जाता है आमतौर पे। वो कहता है कि यार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाकर दिखाओ। किसका जी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ प्लॉट करो। अब इसमें जो हमने सारी बात डिस्कस की वही आ जाएगी। ये हुआ बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस तरफ प्लॉट हुआ अप्लाइड फोर्स। ओके यार, जब अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं, अप्लाइड फोर्स 0 है, अप्लाइड फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना था? 0 था। अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। तो मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है, स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है एक लिमिट तक है। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, अगर अप्लाइड फोर्स एक लिमिट के ऊपर चले गया तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अब वो उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। आपका अगर अप्लाइड फोर्स 0 से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगा। यानी ये जो स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की स्थिति है। O से लेकर A तक स्टैटिक फ्रिक्शन की स्थिति है। ओके, तो O से लेकर A तक स्टैटिक हो गया। अब ये क्या हुई फिर तुम्हारी? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई, दोनों बातें आ गई। और अगर अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू से ऊपर चले गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे तो बढ़ नहीं सकता, थोड़ा सा कम होगा, बढ़ तो सकता नहीं है। लेकिन अभी हमने बात की कि एक बार स्टार्टिंग हो गई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज स्लाइटली, वो थोड़ा सा कम होगा। ओके, यानी इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ तो नहीं सकता, थोड़ा कम जरूर हो जाएगा और उसके बाद लगभग कांस्टेंट ही रहेगा।
अब ये जो है ये है जी इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे की जो बात है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा कई बातें हैं करने के लिए, लेकिन जो इस वक्त ये जो ग्राफ है ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको आपने क्या करना है, कवर अप करना है। पक्का आएगा इसमें से, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन ही आ जाता था आपके स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ग्राफ वाला क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेटा फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया, थोड़ी सी बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन हुई, एक दो बातें और डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ पाएंगे। लॉज ऑफ फ्रिक्शन तक हम आज डिस्कस करेंगे, आपके पास काम करने के लिए आज नहीं होगा कुछ। नेक्स्ट लेक्चर से, सेकंड लेक्चर जब अपना हो जाएगा उसके बाद फिर बेटा वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फोर्स वाले चैप्टर में चला है लॉज ऑफ मोशन में वर्कआउट, अब इसमें भी खूब सारा वर्कआउट तो खैर करना ही पड़ेगा। तो कुछ बेसिक बातें फ्रिक्शन की हमने की, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक थोड़ी सी बात इसकी यार ओरिजिन की भी कर लो। ओरिजिन मतलब फ्रिक्शन का कारण क्या है, कहां से अराइज होता है। तो यार इसके दो व्यू हैं, एक जिसको कहते हैं ओल्ड व्यू और एक जिसको हम कहते हैं मॉडर्न व्यू। बेसिक ओल्ड हो मॉडर्न हो, बेसिक बात तो यार ये निकल कर आ रही है कि जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एक के मॉलिक्यूल और दूसरे के मॉलिक्यूल इतने नजदीक आ जाते हैं कि एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अगर एटम एटम के बीच में देखो तो उसको इंटर एटॉमिक कह देते हैं, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में देखो इसको इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस। लेकिन शुरू में फ्रिक्शन का कुछ और व्यू भी दिया गया, जिसको मैंने बोला था दो पार्ट में हम करेंगे, कि एक जिसको कहते हैं ओल्ड व्यू बेटा, ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा ये भी डिस्कस करना जरूरी है, हर बुक में लिखा होता है ओल्ड व्यू मॉडर्न व्यू। कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है कि यार ओल्ड व्यू बताओ फ्रिक्शन का या मॉडर्न व्यू बताओ, तो हम भी कर ही देते हैं, कुछ नहीं 10-15 मिनट लगने हैं। एक ओल्ड व्यू और एक जिसको मैं क्या कह दूंगा, मॉडर्न व्यू। अब क्या फर्क है दोनों में, ओल्ड व्यू भी डिस्कस करना चाहिए, उसमें लास्ट में एक लिमिटेशन आई। अब ओल्ड व्यू तो सिंपली कहता है कि यार अगर दो सरफेस, ये दो सरफेस हैं कोई, ओके, मैं इसको दूसरे के ऊपर क्या करना चाह रहा हूं, ये दो ब्लॉक ये मान लो, इसको इसके ऊपर स्लाइड करना चाहता हूं, तो बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि एक को दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में रोकता है। ओके, इसको स्लाइड करूंगा तो बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहां नीचे वाला ब्लॉक है, ये सरफेस है, यहां पे क्या डेवलप होता है, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। तो यार अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं, मैग्नीफाइड व्यू, जूम कर दूं, थोड़ा जूम कर दें हम, तो इस पोर्शन को बेटा मैग्नीफाई कर देना, तो कोई भी सरफेस होगा ना उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही रफनेस तो होती ही होती है। ओके, ये इसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत ही रफनेस है, थोड़ी बहुत ही रफनेस तो इसमें आती ही है। ये ऊपर वाले सरफेस का हिस्सा हो गया और ये नीचे वाले सरफेस का हो गया। अब पॉइंट ये है ओल्ड व्यू के हिसाब से कि जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करते हैं, सरफेस जरूरी नहीं है कैन बिल्कुल स्मूथ हो, देयर मे बी सम रफनेस। जैसे अब यहां पे शो क्या कर दी मैंने, रफनेस शो कर दी। अब एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के साथ मूव करने की कोशिश करेगा तो बेटा एक की एलिवेशन और दूसरे की डिप्रेशन एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगी। ओके, क्या हो जाएंगी,
फंस जाएंगी। जैसे मान लो सिचुएशन ये हो सकती है कि ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस जो है इसकी ये डिप्रेशन है, अंदर को धसा हुआ है ना ऊपर वाला, इसकी एलिवेशन है। तो इनकी यार एलिवेशन और डिप्रेशन एक दूसरे में फंस जाएंगी। अब मैं फंस जाएंगी बोल रहा हूं, किताबों में लिखा होता है या आपको भी फंस जाएगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कहोगे इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अब पंजाबी में फंस जाएगी मतलब कुछ भी निकल सकता है। ओके, तो फंस जाएगी मत बोलो भाई, बोलो कि जब एक सरफेस, ये मैग्नीफाइड व्यू हो गया, जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा दे विल गेट इंटरलॉक्ड। क्या बोलो? दे विल गेट इंटरलॉक्ड, इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अब यार इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने में फोर्स लगता है, तो हमें फील होगा कि जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या ऐसा लगेगा क्या होता ही है कि जैसे ये और ये मूव नहीं हो पा रहे हैं। तो ओल्ड व्यू क्या कहता है? इट इज ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस के कारण जब मूवमेंट होती है तो एक की एलिवेशन दूसरे की डिप्रेशन आपस में इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें फ्रिक्शन फील होती है। तो ये हुआ ओल्ड व्यू। अब ओल्ड व्यू के हिसाब से बेटा मोर द स्मूथनेस, अब ओल्ड व्यू के हिसाब से मोर द स्मूथनेस lesser will be the फ्रिक्शन। भाई जितना ज्यादा स्मूथ कर दोगे उतना ही एलिवेशन डिप्रेशन कम होंगी, उतनी इंटरलॉकिंग के चांसेस कम होंगे, उतनी फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोर द स्मूथनेस लेसर विल बी द फ्रिक्शन। ओके, या उल्टा कर लो, मोर द रफनेस, बेटा मोर विल बी द फ्रिक्शन। अब ये याद रख लेने यार, दो दो तीन तीन पॉइंट ही दे रहा हूं बस। तो जितनी ज्यादा स्मूथनेस हो जाएगी उतनी ही फ्रिक्शन कम हो जाएगी, या जितनी रफनेस ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब ओल्ड व्यू के हिसाब से एक और पॉइंट निकल कर आएगा कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा उतनी ही फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बेटा, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। जितना कह रहा है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट यहां लिख लो कि ओल्ड व्यू के हिसाब से फ्रिक्शन डिपेंड्स on the area of contact. More the area of contact, more will be the friction. अब ओल्ड व्यू सही था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कमी आई होगी, तभी बंदे को और कोई और बात कहनी पड़ेगी ना, वो मॉडर्न व्यू बन जाएगा। इसके हिसाब से यार जितनी स्मूथनेस ज्यादा कर दोगे उतनी फ्रिक्शन कम हो जानी चाहिए। मोर द स्मूथनेस मोर विल बी द लेसर विल बी द फ्रिक्शन। तो इसके हिसाब से जितनी स्मूथनेस बढ़ाओगे उतनी फ्रिक्शन कम होनी चाहिए, जितनी स्मूथनेस बढ़ाओगे उतनी फ्रिक्शन क्या हो जानी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो, ज्यादा ही स्मूथ कर देंगे ना दो चीजों को, दो सरफेस को ज्यादा ही स्मूथ कर देंगे और एक दूसरे पे रख देंगे, भाई फिर जब एक को दूसरे के ऊपर खिसकाने की कोशिश करोगे ना, वो मूव नहीं करेंगे बल्कि चिपक ही जाएंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ वो चिपक ही जाएंगे। ओके, ज्यादा कॉन्टैक्ट। आप इमेजिन करो कि जैसे ये मान लो बोर्ड ही है यार, बोर्ड का सरफेस बहुत स्मूथ है, अब इसके ऊपर एक दूसरा बोर्ड इतना ही स्मूथ उल्टा रख दो और इसको उसके ऊपर मूव कराने की कोशिश करो,
तो मूवमेंट नहीं होगी यार, वो चिपक ही जाएंगे। एक ग्लास नहीं होता, ग्लास, ग्लास से अब स्मूथ क्या होगा? दो ग्लास स्लैब्स लो यार, मिरर स्ट्रिप्स ले लो, ग्लास स्लैब ले लो, अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रख दो और मूव करवाने की कोशिश करो, वो मूव करने की बजाय वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे चिपक ही गई हैं। अब वहां पर बिल्कुल ये बात फेल हो रही है रूल के हिसाब से। तो स्मूथनेस बहुत ज्यादा है दो ग्लास पीसेस के बीच में, और स्मूथनेस ज्यादा होने के कारण फ्रिक्शन तो कम हो जानी चाहिए थी, उनको मूव करना चाहिए था, लेकिन वो मूव करने की बजाय वो चिपक ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हुई है वहां पर। तो वहां पे फिर ओल्ड व्यू फेल हो रहा है कि ओल्ड व्यू के हिसाब से तो जितनी ज्यादा स्मूथनेस थी उतनी फ्रिक्शन कम होनी चाहिए थी, लेकिन हो जाता है उल्टा। ज्यादा स्मूथनेस करने से बल्कि फ्रिक्शन ज्यादा फील होती है। अब भैया इस बात को ओवरकम करने के लिए क्या आ गया? मॉडर्न व्यू आ गया। मॉडर्न व्यू, अब मॉडर्न व्यू कहता है कि बात सही है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, सब सही है, ओके रिपोर्ट है, लेकिन कहते हैं जो फ्रिक्शन के कारण फोर्स डेवलप होता ना, उसका कारण ये इंटरलॉकिंग नहीं, उसका कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। कहता है ये सिर्फ इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट नहीं है, वो कह रहा है कि जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं दो सरफेस के। अब उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होता है जो कि अट्रैक्टिव होता है, वो दोनों को चिपका लेता है। और जब हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो इंटरलॉकिंग नहीं, हमें वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा। वो कह रहा है इंटरलॉकिंग ठीक है, लेकिन क्या लॉजिक बना, इंटर है क्या चीज, फोर्स कहां से आ रहा है? तो फोर्स साफ साफ बताता है कहां से आ रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये कह रहा है इंटरलॉकिंग है, ये कह रहा है इंटरलॉकिंग नहीं, बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर इंटरलॉकिंग नहीं, कहता दोनों जब ज्यादा कांटेक्ट में आ जाते हैं ना तो उनके बीच में क्या डेवलप हो जाता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाता है। तो मॉडर्न व्यू क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ surfaces in contact. It is, मॉडर्न व्यू की बात हमने पहले बोली कि इट इज ड्यू टू द intermolecular, it is due to the intermolecular forces between the molecules of the surfaces in contact due to the intermolecular force. तो इंटरलॉकिंग नहीं, इसने इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोला। दूसरी बात इससे ये फर्क कह रहा है, वो कह रहा था फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात क्या कर दो, ऐड कर दो। कहता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। ये कहता है इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। अब एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? अब देखो, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, ये तो हो गया एरिया, इसका सरफेस एरिया। यार एक्चुअली कितना पोर्शन कांटेक्ट में आएगा, दैट इज एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। मान लो ये फर्स्ट सरफेस हुआ, ओके, और ये सेकेंड सरफेस हुआ। अब यार वो कह रहा है कि ये जो दो सरफेस हैं, इनमें सारे एरिया की बात नहीं करनी है हमने, सारा एरिया नहीं, जितना पोर्शन आपस में कांटेक्ट में है ना,
बस उतने एरिया की बात करनी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यहीं पे लगेगा जो भी लगना है स्ट्रॉन्ग। यहां से फिर वो एक बात और एक्सप्लेन कर गए कि जितना ज्यादा स्मूथनेस कर दोगे, जितनी ज्यादा स्मूथनेस कर दोगे उतने ही ज्यादा बेटा उसके मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे। मोर द स्मूथनेस एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होने का मतलब, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहां से उसने ये बात भी एक्सप्लेन कर दी कि ज्यादा स्मूथनेस से फिर चिपक क्यों जाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ क्यों जाती है। उसमें इसने बताया कि ज्यादा स्मूथनेस से क्या होता है कि इनका एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा स्मूथनेस कर दोगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल टच आ जाएंगे ना, घिस जाएगी। जितनी ज्यादा स्मूथनेस कर दोगे उतनी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए फिर फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो यार वैसे ही मैंने करा दिया, क्वेश्चन कई बार आ जाता होता है इसलिए कर लेना चाहिए। तो बुक्स में दिया होता है बेटा ये पॉइंट्स कि जी एक ओल्ड व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है, एक्सप्लेन करो ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू को फ्रिक्शन के। तो ये भी हो गया। अभी मैं थोड़ा सा बिल्कुल उन बातों पे हूं जिसमें ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है, वो कर करा के फिर हम मैथमेटिकल काम पर आ जाएंगे। फ्रिक्शन वाला चैप्टर वो काफी मैथमेटिकल चीजें इसमें आ जानी है बेटा। अब ये भी हो गया, मॉडर्न व्यू हो गया, थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन होगी, फ्रिक्शन होता क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब करने के बाद एक पॉइंट रह गया, वो भी देख लो। उसके बाद फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन पे हमने चले जाना है। हमने बोला कि फ्रिक्शन है, अच्छा अभी तक जितनी बात पढ़ रही है उससे जो पॉइंट निकल कर आ रहा है कि फ्रिक्शन बड़ी नेगेटिव सी चीज है। अब नेगेटिव चीज तो खैर है ही है फ्रिक्शन। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जी फ्रिक्शन के कारण मोशन को क्या मिल रही है, ऑपोजिशन मिल रही है। तो एक नेगेटिव सेंस वाली चीज ही है कि जी हम चाहते हैं कि मोशन हो, और फ्रिक्शन है कि मोशन को रोक रही है। फ्रिक्शन के कारण और बड़े नुकसान है। फ्रिक्शन के कारण जी चप्पलें घिस जाती है बंदे की। अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो तो चप्पल तो नहीं की नहीं पड़ी रहे। फ्रिक्शन के कारण वो चलते 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 नीचे चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं। यार ज्यादा दौड़ो सड़क पे तो जो जूते हैं उनमें छेद हो जाते हैं नीचे। साइकिल के टायर घिस जाते हैं। यार अगर आप लोगों ने साइकिल वाइकिल यूज करते हो तो एक साइकिल है 1.5-2 साल बाद अगर ज्यादा चलाओ तो उसका टायर चेंज करना पड़ता है, टायर घिस जाते हैं। बाइक के टायर घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, चेंज कराने पड़ते हैं। तो फ्रिक्शन बड़ी ही नेगेटिव सी चीज है। हम चाहते हैं कि मूवमेंट हो, फ्रिक्शन है कि मूवमेंट को होने नहीं दे रही। मगर है तो नेगेटिव चीज, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल ही नहीं पाओगे। आप चलने की कोशिश करोगे, ग्रिप ही नहीं बनेगी, फिसल जाओगे। फ्रिक्शन है तभी हमारी अर्थ के सरफेस के साथ क्या बनती है, ग्रिप बनती है। जब हम स्टेप लेते हैं पीछे की ओर, फोर्स लगाते हैं, तो फ्रिक्शन उस फोर्स को रोकती है, तभी पैर स्लिप नहीं होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। यार टायर वहीं का वहीं घूमता रहेगा। ग्रिप बनती है तभी टायर आगे की ओर क्या करता है, रोल करता है। टायर जब पीछे की ओर घूमता है, अगर फ्रिक्शन 0 हो जाए तो वहीं की वहीं क्या करता रहेगा, स्लिप करता रहेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो पॉइंट ये है भाई, आप चल ही नहीं पाओगे, टायर रोल ही नहीं कर पाएंगे। रोल करने के लिए, करवाने के लिए स्लाइटली फ्रिक्शन तो चाहिए, ग्रिप बनेगी तभी गाड़ी आगे की ओर मूव करेगी। तो यार फ्रिक्शन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता। तो किताबों में लिखा होता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल। नेसेसरी ईवल, ईवल मतलब को बुरी चीज,
अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको कह रहे हैं को दुष्ट आत्मा, हिंदी में कहेंगे दुष्ट आत्मा, अंग्रेजी में इसको क्या बोल दिया, ईविल कह दिया, बुरी चीज। तो लेकिन क्या है, ये नेसेसरी है ईविल, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। तो यार कई सिचुएशंस ऐसी है जहां पे फ्रिक्शन हमें बिल्कुल नेगेटिव सेंस में है, हमें फ्रिक्शन को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करने के कुछ उपाय करने चाहिए। लेकिन ऐसी भी स्थितियां हैं जहां पे फ्रिक्शन हमें चाहिए, वहां पर हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के उपाय करने चाहिए। तो ज्यादा नहीं इस पे टाइम खराब करते, बुक्स में दिया होगा पढ़ लेना, लिखा होता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईविल, मतलब कई सेंस में नेगेटिव है, लेकिन हमें कई सेंस में चाहिए भी होगी, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। इसलिए कई बार हमें मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस करनी पड़ती हैं, और हमें फिर यार मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस करना पड़ता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के कोई मेथड्स, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के कुछ मेथड्स। जैसे फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के मेथड्स क्या हैं, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, लुब्रिकेशन कर दो। ओके, लुब्रिकेशन करनी पड़ती है, ग्रीसिंग करनी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग या लुब्रिकेशन। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है। यार जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियां, उसके जो बाहर से आपको दिख रहे हैं पार्ट्स, उसका चक्का जो है, चक्के का जो एक्सेल होता है, एक्सेल में ग्रीस व्रीस लगाते हैं। ओके, कई बार वो कब्जे जो हैं चू चू करने लग जाते हैं दरवाजे दरूजों के, या मशीन्स के कई पार्ट्स में क्या करना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, नहीं तो उसके पार्ट्स रब हो होकर एक तो आवाज करेंगे, ऊपर से वो घिस जाएंगे, खराब होंगे। ओके, तो बाहर से जो दिख रहा है वहां तो करनी पड़ती है, ग्रीसिंग आपको पता होगा, ऑयलिंग पता होगा। एक लुब्रिकेशन का और भी तरीका है, लुब्रिकेशन का मतलब तो खैर यही है, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, कोई ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करो। लेकिन बेटा जो गाड़ियां वगैरह होती है ना, आपने सुना होगा उनमें ना एक मोबाइल ऑयल डलता है। ओके, अगर आपने स्कूटर वगैरह चलाया हो तो जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाओगे ना, स्कूटर में, बाइक नहीं बोला मैंने, स्कूटर बोला, स्कूटर, वो बजाज चेतक, हमारा बजाज वाला जो स्कूटर है। अब उसका अंदर का इंजन का सिस्टम ये है कि उसमें मोबाइल ऑयल जो होता है पेट्रोल के साथ मिक्स होकर इंजन तक पहुंचता है। तो आपने देखा होगा कभी कि पेट्रोल डलवाते हैं, साथ के साथ क्या डालते हैं, वो मोबाइल ऑयल भी डालते हैं, जिसको हम पंजाबी में मोबिलैल ही कहते हैं, है ना। तो वैसे उसका पूरा नाम क्या है, मोबिल ऑयल। मोबिलाइजेशन के लिए जो ऑयल यूज हो रहा है वो पेट्रोल में मिक्स होकर इंजन तक पहुंचेगा, और इंजन के कंपोनेंट्स जो मूव करते हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो स्कूटर वगैरह में पेट्रोल के साथ मिक्स होकर उसी में डाल दिया जाता है। बाकी आपकी जो बाइक होती है, बाइक में एक अलग सिस्टम होता है, अलग कंटेनर होता है, जहां पे मोबाइल ऑयल डाला जाता है। आपने कभी बाइक की सर्विसिंग कराई ना, सर्विसिंग, कई बार तो सर्विसिंग कराकर सिर्फ हम सफाई करवा लेते हैं, लेकिन 2-3 सर्विसिंग के बाद ऑयल भी चेंज करवाना पड़ता है। वो कहता है कि 300-350 का तो ऑयल लग गया, इतने पैसे बन गए, तो ऑयल भी चेंज कराना पड़ता है। मोबाइल ऑयल जो होता है वो स्कूटर वाले सिस्टम में बीच में चले जाता है, लेकिन जो बाइक होगी, कार होगी, उसमें अलग सेक्शन बना होता है, वहां से फिर इंजन तक वो पहुंचता है। तो आपने सुना होगा इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट्स, ये सब किसके लिए, फ्रिक्शन। कई बार हमें फ्रिक्शन इंक्रीज भी करनी पड़ती है भाई, इंक्रीज करने के उपाय करने पड़ते हैं। हमारी जो स्लीपर्स होती हैं, चप्पलें, उनके नीचे भी छोटे छोटे स्टड्स बने होते हैं। वो किस लिए, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, ग्रिप बने। शूज के नीचे बिल्कुल एन प्लेन नहीं होगा, और डिजाइन बने होते हैं अलग अलग। वो डिजाइन अलग अलग, वो डिजाइन नहीं है,
वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक तरह के स्टड्स बनाए गए हैं, जो फुटबॉल खेलने वाले स्टड्स होते हैं, उसके नीचे तो बड़े बड़े स्टड्स बने होते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो सके और इंक्रीज हो सके। जो स्प्रिंट रेसर्स होते हैं, तेज भागते हैं जो, उनकी अगर स्पाइक्स देखी हो ना, फुटबॉल वालों के स्टड्स होते हैं, उनकी स्पाइक्स होती हैं, इतने लंबे लंबे कील से लगे होते हैं। वो कील भी इसीलिए लगे होते हैं ताकि जब वो भागे तो ग्रिप प्रॉपर बने, फ्रिक्शन इंक्रीज हो, नहीं तो गिर जाएंगे स्लिप कर कर। टायर्स जो होते हैं, टायर्स, अब आपने देखा होगा गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो तो उसमें अलग अलग तरह के वो स्टड्स बने होते हैं। किसी का टायर का डिजाइन किसी तरह होता है, किसी का किस तरह का होता है। वो सारे डिजाइन तो नहीं है, डिजाइन तो बना रखे हैं, लेकिन वो डिजाइन बनाकर उन्होंने क्या किया है, स्टड्स बनाए हैं ताकि फ्रिक्शन क्या कर सके, इंक्रीज कर सके और ग्रिप प्रॉपर बने। ग्रिप प्रॉपर बनाने के लिए पूरा सिस्टम है। तो बेटा इसको आप अपनी बुक्स में से पढ़ते रहना, छोटी मोटी बातें हैं, फिर भी हमने एक बार तो डिस्कस करवाई दी कि मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद हम काम की बात पे चलते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो हेडिंग डालना जी, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। यस बेटा जी। तो यार अब आते हैं मेन बात पर। ओके, लेक्चर के एंड में मेन बात पे आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम फ्लो में आने वाले हैं। तो सबसे मेन बात यार, फ्रिक्शन पढ़ते पढ़ते, दैट इज द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, हमने जो लॉज पढ़ी उसमें कौन कौन से, हमने जो फ्रिक्शन पढ़ा उसमें एक तो हमने बोला कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। कौन सी वाली? स्टैटिक। यहां हमने क्या बोला कि जी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, या फिर क्या बोला, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा लॉ में एक ही बार डिस्कस करूंगा, ये सेम ही जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग केस में लग जाएगा। जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है तो मतलब वो काइनेटिक वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा, फार्मूला लगभग सेम ही रहेगा। स्टैटिक में स्टैटिक वाला निकला करेगा। ओके, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन बेटा जब आप अपनी बुक्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, तो उसमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन की लिस्ट बनी होती है ना। शुरू के 4-5 बातें तो वही लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस कर ली, जैसे कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन में वो ये भी पॉइंट देगा कि जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिंग नेचर का होता है। ये भी लॉ बन गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफ अपोजिंग नेचर। या वो ये भी लिखेगा लॉ ऑफ फ्रिक्शन में कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द surfaces in contact. It acts tangential to the surfaces in contact. तो opposing nature का होता है, tangential होता है, उसके अलावा depends on nature of the materials in कॉन्टैक्ट, मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। अब ये तो पता ही है यार, पढ़ा हुआ है अपोजिंग नेचर का, लेकिन इसको भी ना एग्जाम में वैसे तो आता नहीं क्वेश्चन कि गिव लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे करके आता नहीं, लेकिन आ जाए तो ये पॉइंट बना देना यार, अपोजिंग नेचर का होता है, एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब ये सब बातें हैं, एक दो बातें और दी होंगी अपनी बुक्स में देखते रहना, लेकिन जो असली लॉ ऑफ फ्रिक्शन है या जो सबसे मेन पॉइंट है लॉ ऑफ फ्रिक्शन का, वो ये है जो अब डिस्कस करने जा रहा हूं। वो याद रखना, वही रिजल्ट बनेगा कि एक्चुअल जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो एक्चुअल वाला, वो ये बोला जाएगा कि अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the normal reaction acting on the object। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। अब लिख दिया स्टेटमेंट, समझाते हैं। लेकिन मैंने बोला सबसे मेन लॉ क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर वाली दो लाइनें हैं, वही है लॉ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको एक्सप्लेन बाद में करते हैं, पहले देखो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ यार? देखो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स लगना मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगना। तो समझ लो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाता हूं बिल्कुल एंड परपेंडिकुलर, तो मैं इस पे कहूंगा कि मैं इस पे नॉर्मली फोर्स लगा रहा हूं। आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस सरफेस नॉर्मली। अगर मैं यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन लेता हूं तो बोलेंगे ये जो लाइन है ये इस प्लेन के नॉर्मल है। अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं और मेरा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है बिल्कुल है 90 डिग्री पर, तो फोर्स नॉर्मली लग रहा है। अगर रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही है तो रिएक्शन नॉर्मली लग रही है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री पर, यानी परपेंडिकुलर। बड़ा यूज होगा भाई। और रिएक्शन तो फिर है ही है ना। रिएक्शन मतलब एक्शन का, रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन मतलब फोर्स है जो किसी दूसरे फोर्स के रिजल्ट में लगा होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन जोड़ दो, वो रिएक्शन जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, यानी 90 डिग्री पे लगेगी। नॉर्मल एक अलग वर्ड है। नॉर्मल का मतलब वो कई जगह यूज हो जाएगा। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर। मैथ फिजिक्स में नॉर्मली मतलब एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अच्छा, फिजिक्स में रिएक्शन का मतलब फोर्स है। दोनों को जोड़ दो भाई, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन। और रिएक्शन तुम्हें बताइए, ओके, रिएक्शन तुम्हें बताइए किसी एक्शन के रिजल्ट में रिएक्शन लगती है तो मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m kg है। ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नीचे की ओर अपना वेट लगाता है। अब इस सरफेस को इसका वेट फील होगा। सरफेस फील इट्स वेट। किधर को फील कर रहा है भाई? नीचे की ओर फील कर रहा है। तो ये इस पे रिएक्शन लगाएगा। रिएक्शन किस तरफ लगाएगा? ऊपर की ओर लगाएगा ना, बिल्कुल रिएक्शन और इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं। ये रिएक्शन लग गई। अब इस वक्त यार जो रिएक्शन लग रही है ना ब्लॉक पर, ब्लॉक जमीन पे नीचे की ओर वेट लगा रहा था और जमीन ने ब्लॉक की ओर ऊपर की ओर बिल्कुल 90 डिग्री पे फोर्स लगा दिया। तो इस वक्त ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन। इस स्थिति में ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, एक और स्थिति देख लो। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन होता, मान लो, अब ये दोनों चीजें बहुत चलेंगी, बहुत चलेंगी, बहुत चलेंगी, तो हमने पहले ही बता देनी है तुम्हें। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे भाई, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है
यानी जो भार है वो किधर को लगना है, बिल्कुल नीचे की ओर। इस ऑब्जेक्ट का वेट बिल्कुल इसके नीचे की ओर लगेगा। वेट तो हमेशा धरती की ओर लगेगा ना। तो धरती माता तो ये रही, ये धरती माता पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो वेट तो हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है ना। ये देखो, ये भी वेट इधर ही लगा था ना, तो वेट इधर लगेगा। अब इस बार जब ये वेट इधर लगेगा, ये एंगल थीटा है। मैंने बहुत बार बताया तुम्हें कि इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द प्लेन और एक ये वाला। ये अगर थीटा होगा तो ज्योमेट्री लगाओ, एक दो बार पहले लगा के बता दी हुई है, डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रखना। याद, इंक्लाइंड प्लेन में ये थीटा हो तो हमेशा ये थीटा आएगा। और अगर इस mg के दो टुकड़े कर दूं, ये mg नीचे को लग रहा था, तो बेटा ये वाला थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और नीचे खींचने वाला क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ओके जी, स्थिति क्लियर होगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सरफेस की बात करूं, ये है ना सरफेस, यार सरफेस के परपेंडिकुलरली इस बार mg नहीं लग रहा, mg cos थीटा लग रहा है। यहां सरफेस के तो जो रिएक्शन थी, नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके इक्वल थी, mg के इक्वल। ओके, यहां क्या स्थिति है, यहां सरफेस के परपेंडिकुलर mg नहीं, mg cos थीटा है, तो रिएक्शन जो लगेगी ये रही, ये है रिएक्शन। अब इस बार जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। तो बेटा रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन, वो अब हर बार जरूरी नहीं है mg रहेगी, ज्यादातर केसेस में तो mg रहेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हॉरिजॉन्टली ब्लॉक को मूव कर रहे हैं, ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg रहेगी। लेकिन भाई जब इंक्लाइंड प्लेन वगैरह ऐसी स्थिति आ जाएगी, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg नहीं, अब mg cos थीटा हो जाएगी। ओके, कई स्थितियां हो सकती हैं। अब हमने दो स्थितियां तो लिखी थी, लॉ मेरा बीच में अटका पड़ा है, उसको भी मैंने पूरा करना है। स्थितियां और भी हो सकती हैं, पहले इसको देखो। तो लॉ पे आओ। मैंने बोला कुछ लॉ तो ऐसी अपोजिंग नेचर है, टेंजेंशियल लगता है, ये है वो है, ऐसा है तैसा है, वो अपने आप लिखते रहना। असली लॉ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब इस जगह पर पहले वाले केस में मान लो मैंने इसको इस तरफ धक्का मारा, लेकिन यहां पर नीचे सरफेस के नीचे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। अब वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा फोर्स ज्यादा हुआ, इसकी लिमिट से आगे ले जाएगा, अगर नहीं हुआ, ये लिमिट सफिशिएंट हुई इसके लिए, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहां देखो, यहां पर तुम्हें पता है इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसका वेट नीचे खिसकाने की कोशिश करेगा, करता है कि नहीं। इंक्लाइंड प्लेन पे किसी चीज को रख दो, खुद ही यार वो जो फिसल पिट्टी नहीं होती, स्लाइड जिसको बोलते हो हम लोग, तो भाई बचपन में उसको फिसल पट्टी बोलते थे। आजकल बच्चे मॉडर्न वाले हैं, वो स्लाइड बोलते हैं कि हम स्लाइड ले रहे हैं जी। होती है ना, स्कूल में भी होती है, छोटी होती है, छोटे के लिए बड़ी होती है, ऊपर से बैठ, पीछे सीढ़ी सी लगी होती है, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाओ और वहां से फिसल कर नीचे रहो। तो हम तो उसको क्या कहते हैं, फिसल पट्टी कहते हैं। ओके, तो जो फिसल पट्टी नहीं होती, उस पर जब बैठ जाते हो तो यार अपने आप नीचे आ रहे हो ना भाई, अपने आप नहीं आ रहे। कौन नीचे लेकर आ रहा है तुम्हें, mg sin थीटा लेकर आ रहा है। अब अगली बार से कभी भी स्लाइड पे बैठोगे ना, तो जब नीचे की ओर जा रहे होगे तो इमेजिन करना नीचे कौन लेकर जा रहा है तुम्हें, mg sin थीटा लेकर जा रहा है। तो नीचे mg sin थीटा लेकर जा रहा है,
भाई यहां पर ऊपर की ओर क्या लग रही है? फ्रिक्शन लग रही है, फ्रिक्शन, जो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। अगर फ्रिक्शन इतनी को हो गई कि वो इसको रोक सके तो ये नीचे मूव ही नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, और अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हुई तो नीचे मूव कर देगा। हां, फ्रिक्शन लगती रहेगी, फ्रिक्शन लगती रहेगी, वो कोशिश करती रहेगी इसको अपोज करने की, लेकिन रोक नहीं पाएगी, नीचे की ओर चले जाएगा। ओके, पॉइंट सुनो। पॉइंट ये है कि यहां इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा। अब ये हॉरिजॉन्टली नीचे को आ रहा है तो भी क्या लगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों स्थितियों में लगा। अब भाई लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कह रहा है कि जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब इस केस में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है, यहां पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ही है। अब वो बात दूसरी है, यहां पर रिएक्शन किसके इक्वल आएगी? mg के, और यहां पर रिएक्शन किसके इक्वल आएगी? mg cos थीटा के। ओके, अब हम यहां पे कंसिडर करते हैं, मैं साइड पे तुम्हें यह समझा रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग क्या है। अब इसको यार पूरा कर ही देते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहां पे कांस्टेंट आना चाहिए। अब यहां पे जो इस बार कांस्टेंट आएगा उसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है भैया, इसका नाम है म्यू, MU, म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं। फार्मूला आपका बनता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहां पे म्यू क्या है? इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहेंगे इसको जी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बेटा एक कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन का कांस्टेंट है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ surfaces in contact। ठीक है, more the value of mu, more will be the, बस मतलब कांस्टेंट है बेटा, म्यू एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस मतलब कि अगर एक वुडन ब्लॉक दूसरे वुडन ब्लॉक पे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा। अगर एक वुडन ब्लॉक रोड पे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो तो उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा। अगर एक वुडन ब्लॉक को ग्लास के सरफेस पे मूव करवा रहे हो तो उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और हो जाएगा। एक रबर टायर रोड पे मूव कर रहा है, उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा। एक लोहे का टायर सड़क पे मूव कर रहा है, उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, अब नेचर में एक तो उस मटेरियल का नेचर आ जाएगा, एक उसकी उस वक्त की स्थिति भी आ जाएगी, मतलब वेट है या ड्राई है। जैसे अगर वेट हो ना, गीला हो, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। रोड है, टायर है, रोड है और टायर है, दो सरफेस हो गए। एक तो हो गया सरफेस रोड, एक हो गया टायर का सरफेस जो है रबर। उनके बीच का जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा वो तो है ही, लेकिन अगर रोड गीली हो ना तो वही टायर है, टायर भी गीला हो गया, मान लो बरसात पड़ रही है, वही टायर है वही रोड है, लेकिन अगर वो गीली हो जाएगी तो उनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तभी कहते हैं ना कि भाई बरसात वाले टाइम में गाड़ी जो है, अगर मान लो पूरी सड़क गीली है, बरसात पड़ रही है, उस वक्त जो गाड़ी है वो थोड़ा कंट्रोल में चलानी चाहिए।
कंट्रोल में इसलिए चलानी चाहिए भाई कि उस वक्त जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल डेज से, मतलब ड्राई डेज के कंपैरिजन में कम हो गया हुआ है, यानी फ्रिक्शन नॉर्मल डेज से कम हो गई हुई है, ग्रिप थोड़ी कम बनेगी और स्लिपिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए कंट्रोल रखना चाहिए। तो बेटा म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे और उनकी स्टेट पे डिपेंड करता है। यहां से कई बार म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को? इट इज डिफाइंड एज, लिख लो, जगह नहीं है भाई, अब लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, लेकिन कई बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करने के लिए आ जाता है म्यू, तो इसको क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा एफ इक्वल टू म्यू आर याद रखना। ओके, अब आ जाओ इस पे, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो एफ इक्वल टू म्यू आर, यानी एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बनेगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू एम जी। अगर ये वाली स्थिति होती इंक्लाइंड प्लेन वाली, तो यहां पे ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है ना, ये बनता म्यू आर की जगह एम जी कॉस थीटा आता, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपके पास जो अब मेन फार्मूला चलेगा ना बेटा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एम जी, म्यू एम जी, या फिर एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा ही चलना है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो समझ लो आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या यूज होना है, बेसिकली आपने म्यू इंटू एम जी ही यूज करना है। और अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो वहां पे आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ज्यादातर केसेस में म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा ही यूज होना है। तो बात निकल कर ये आई कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर के साथ साथ ऑब्जेक्ट के वेट पर भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के वेट पर भी डिपेंड करता है। देख, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। ब्लॉक जो है, जितना ज्यादा मास है उसका, भाई उतने ही उसको खिसकाना मुश्किल है ना, यानी जितना उसका वेट हो जाएगा, मास ज्यादा होने के कारण वेट ज्यादा हो गया, खिसकाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में सीधे सीधे मास की इन्वॉल्वमेंट हो गई हुई है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट के वेट पे भी बेटा फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब अगली बात सुनना, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, स्टैटिक की बात चल रही है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, फार्मूला ये रहेगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। इफ बेटा ऑब्जेक्ट इज मूविंग, उस वक्त भी थोड़ी बहुत फ्रिक्शन लग रही होगी, है ना, लिमिटिंग से थोड़ी कम हो जाती होती है, तो उस वक्त जो म्यू यूज होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला यूज हो जाएगा, उस वक्त जो म्यू यूज होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला यूज हो जाएगा। अगर मूव नहीं कर रहा तो उस वक्त जो म्यू यूज होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू म्यू आर याद रखो, एफ इक्वल टू म्यू एम जी याद रखो, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा याद रखो। बाकी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं और कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।